एक दिन एक लड़के और लड़की के लिए रिश्ता देखा जाने लगता है। घर वालों की तरफ से उनके लिए बेहतर से बेहतर रिश्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। रिश्ता लगता भी है और ये एक अरेंज मैरिज था। लड़की शादी के लिए तैयार होती है और लड़के से शादी कर लेती है और तमाम रस्में शादी की जाती हैं। जैसे ही लड़की की विदाई होती है वो लड़के के घर पहुंचती है। 3 दिन के बाद लड़की को यानी दुल्हन को, अब नई नवेली दुल्हन को अपने सुहाग रात के लिए तैयार किया जाता है। सुहाग रात के दिन जैसे ही वो लड़के के रूम में पहुंचती है, लड़का अब अपनी पत्नी के पास आने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ये जो नई दुल्हन थी वो अचानक से अपने कपड़े के अंदर छुपा रखी एक चाकू को निकालती है और सीधे अपने पति के सामने रखकर कहती है कि अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की या फिर मुझे हाथ भी लगाया तो या तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी या मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। अब ये कहानी जैसे ही दूसरे ही दिन घर वालों को पता चलती है, आस पड़ोसी को पता चलती है और तमाम तुरंत ही ये खबर आगे की तरह देश प्रदेश में फैलने लगती है। सारे ही न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस में सुर्खियां बटोरने वाली एक ऐसी कहानी हो जाती है जिसे हाल फिलहाल में ही राजा हत्याकांड से जोड़ करके देखा जाने लगता है, जो कि इंदौर में राजा रघुवंशी के साथ घटा था। आज की इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पूजा है। आज की जो सच्ची कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यमुना नगर जोन नाम का एक जगह लगता है, थाना क्षेत्र, जहां पे नैनी जो इलाका है उसी के आसपास ADA कॉलोनी नाम का एक जगह है, एक कॉलोनी है, जहां का रहने वाला कैप्टन निषाद जो होता है वो जैसे ही शादी के लायक होता है, घर परिवार के लोग उसकी शादी के लिए तमाम रिश्ते को ढूंढना शुरू करते हैं। उन्हें एक पढ़ी लिखी समझदार सुंदर लड़की चाहिए थी। अपने लड़के के लिहाज से उन्होंने जितनी हो सकी वैसे रिश्तों को खोजने की कोशिश की जो उनके घर की बहू बन सकती थी। इनमें से एक रिश्ता जो उनके घर के लायक सामने से होकर के आता है वो एक ऐसी लड़की होती है जिसमें वो सारे गुण थे जो कि परिवार वालों को देखकर लगा कि ये निषाद की पत्नी बन सकती है। जो लड़की होती है वो भी उत्तर प्रदेश की होती है। करचना थाना क्षेत्र में सितारा देवी नाम की ये जो लड़की होती है, इससे जो कैप्टन निषाद है इसका रिश्ता तय करा दिया जाता है। तय करने के बाद रिश्ते की बात जब शादी तक पहुंचती है और उसके बाद तमाम शादी के लिए तैयारियां शुरू हो जाती है, घर के द्वारा की जाती है, तब शादी की जो डेट थी वो 29 अप्रैल को रखी जाती है। तमाम शादी की जो तैयारियां थी वो कई महीनों से हो रही थी और अप्रैल में जब शादी का दिन आता है जो कि 29 अप्रैल को था, तब विधि विधान से दोनों की ही शादी यानी सितारा देवी की शादी कैप्टन जो है निषाद से कर दी जाती है। दोनों ही परिवार काफ़ी खुश थे। जिस दिन शादी हुई थी पूरे रात शादी का कार्यक्रम चलता है, बारातियों का स्वागत किया जाता है और दूसरे ही दिन यानी कि 30 तारीख को लड़की की विदाई कर दी जाती है। 30 तारीख को लड़की विदा होकर के निषाद के घर चली जाती है और वहाँ पे जाने के बाद तमाम जो लड़के वालों के घर पे रस्म होती हैं वो सारी कराई जाती हैं और 2 तारीख को 2 मई को रिसेप्शन रखा जाता है। 2 तारीख को रिसेप्शन की भी तैयारी होती है। निषाद के घर रिसेप्शन होता है जहाँ पे लड़की के परिवार के तमाम लोग जो खास रूप से परिवार के जो सदस्य थे या फिर जो रिश्तेदार थे वो सब आते हैं रिसेप्शन में। बहुत ही धूमधाम से रिसेप्शन भी हो जाता है। अब जब रिसेप्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद 2 दिन तक तैयारियां, रस्में, ये सब कुछ होने के बाद ससुराल में अब तीसरा दिन जो होता है वो लड़की को लड़के के कमरे में सुहाग रात के लिए भेजा जाता है। लड़की को तैयार किया जाता है सुहाग रात के लिए। वो जैसे ही कमरे में जाती है वैसे ही निषाद उसकी पत्नी का इंतजार ही कर रहा था। कुछ देर दोनों बैठकर बातचीत करते हैं और उसके बाद जैसे ही निषाद लड़की का हाथ पकड़ता है वैसे ही लड़की गुस्से में तनमना जाती है और सीधे खड़ी होती है और चाकू निकाल लेती है जो उसने पहले से ही अपने कपड़े के अंदर छुपा रखा था।
सीधे चाकू की नोक निषाद की तरफ बढ़ाती हुई अब सितारा देवी कहती है कि अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की, मेरे पास आने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें या तो मौत के घाट उतार दूंगी या फिर मैं खुद को ख़त्म कर लूंगी। अब यहाँ से जो निषाद होता है वो घबराता है, परेशान होता है और सोचने लगता है कि आखिर उसकी नई नवेली दुल्हन ऐसा कर रही है तो इसके पीछे कारण है तो है क्या। वो उसे मनाने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है कि आखिर तुम ऐसा कर ही क्यों रही हो और तुमने ये जो चाकू है ये लाया कहां से और इसके पीछे कारण क्या है। निषाद को समझ में ही नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। जैसे तैसे कमरे में वो रात भर रात गुजारता है और सुबह होते ही वो जब कमरे के बाहर आता है थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा घर परिवार वालों को वो दिख रहा था। इधर लड़की की विदाई की रस्म चल रही थी। वो ससुराल से 3-4 दिन बाद रह करके अपने मायके जाने वाली थी। अब जो लड़की होती है सितारा देवी, इसको जो है मायके निषाद जाकर के पहुंचा देता है और जैसे ही पहुंचाकर वापस आता है वैसे ही अपने घर वालों को जब ये काफ़ी उदास, परेशान, घबराया हुआ सा दिखाई देता है तब कैप्टन निषाद से उसके घर वाले पूछते हैं कि आखिर बात है तो है क्या, तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या शादी से तुम्हें कोई परेशानी थी या फिर कुछ ऐसी बात है जो मन में है और ये शादी क्या तुम आगे चलाना चाहते हो या नहीं, या फिर आखिर बात हुई तो हुई क्या, रिसेप्शन तक तो तुम्हारा मूड बहुत अच्छा था, खुश थे तुम, अब क्या ऐसी बात हो गई है जिस वजह से तुम इतना परेशान हो। अब निषाद जब अपने मुंह से उस रात की कहानी सुनाता है अपने घर वालों को कि उसकी पत्नी जो नई नवेली दुल्हन बनकर महज 2 से 3 दिन हुए हैं घर आए हुए, जब उसने उसके पास जाने की कोशिश की तो उसने ऐसी हरकत की है। अब इसके बाद थोड़ा मामला बिगड़ जाता है दोनों ही परिवार में। जब ये बातें पता चलती हैं वाद विवाद बढ़ने लगता है, लेकिन इनमें से कुछ परिवारजनों के कुछ समझदार जो व्यक्ति होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो समझा बुझाकर दोनों के बीच में रिश्ता ठीक कराने की कोशिश करते हैं और लिहाजा कुछ दिन मायके रहने के बाद लड़की को, दुल्हन को घर लाया जाता है। अब निषाद जब दूसरी बार लड़के को घर लेकर के आता है तो वो 2 दिन तो काफ़ी ठीक से रहती है, लेकिन अपने पति को अपने पास नहीं आने देती है और 2 दिन के बाद अचानक से वो बैग उठाती है और घर से फरार हो जाती है। अब जैसे ही वो घर में नहीं मिलती है, काफ़ी घंटे हो जाते हैं उसको घर से गए हुए, नई नवेली दुल्हन इस तरह से एक बैग लेकर के घर से बाहर निकली है और काफ़ी जब घंटे बीत जाते हैं वो घर वापस नहीं आती है, तब लड़की के घर वालों को खबर पहुंचाई जाती है कि उनकी बेटी अचानक लड़के के घर से यानी कैप्टन निषाद के घर से निकल गई है और उसने किसी को बताया भी नहीं है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है। अब इधर तमाम खोजबीन की कोशिश की जाती है, जितने परिवार के लोग थे, पड़ोस के लोग थे या फिर जो भी दोस्त रिश्तेदार थे, सबको फ़ोन लगाया जाता है और सब तक ये खबर पहुंचाई जाती है। किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये जो लड़की है, नई दुल्हन है, ये गई तो गई कहाँ। अब सितारा देवी को ढूंढते ढूंढते जब काफ़ी वक्त गुजर जाता है तो लड़के के परिवार और लड़की के परिवार मिल करके नज़दीकी प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र में जो थाना लगता है वहाँ पे जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। अब जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी जाती है तो इधर जो थाना के HSO साहब होते हैं वो तुरंत ही इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आगे कानूनी प्रक्रिया लड़की को ढूंढने की जो की जा सकती थी वो तमाम कोशिशें टीम गठित करके करने की कोशिश की जाती है। अब इधर जहां पे निषाद का घर था उसके रास्ते से जितने CCTV थे वो सब कुछ खंगाले जाते हैं। कुछ फुटेज वहां से मिलता है जहां पे दिखाई देता है कि सितारा देवी एक हाथ में झोला लिए हुए जा रही है, यानी अपनी मर्जी से वो घर से निकली थी और जिस रास्ते की ओर वो जाती हुई दिखाई देती है तब उसी रास्ते को ट्रैक करती हुई थोड़ी सी आगे जब पुलिस की तफ्तीश बढ़ती है तब सितारा देवी का पता चलता है और तब जाकर के पता चलता है कि सितारा देवी घर से भागी तो भागी क्यों। अब कुछ मुखबिरों के द्वारा जब तफ्तीश आगे बढ़ती है पता लगता है सितारा देवी इस जगह पे है। सितारा देवी को पकड़ा जाता है और थाने लाया जाता है पूछताछ के लिए। जब पुलिस उनसे पूछताछ करना शुरू करती है, महिला पुलिस, तब जाकर के वो बताती है कि उसी का जो भतीजा है जिसका नाम है अमन निषाद, जो कि रहने वाला वाटो
बरौदी गांव का है, वो उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती है क्योंकि उससे उसका प्रेम प्रसंग काफ़ी सालों से चल रहा है और उसने इस बात की जानकारी अपने घर में भी दी थी, लेकिन घर वालों ने इस जो रिश्ते को है स्वीकारने से मना कर दिया था और इस लिहाज से उसने शादी तो किया, लेकिन निषाद को वो अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, अपने प्रेमी के साथ अपना घर बसाना चाहती थी। इस बीच में उसने एक प्लान भी बनाया था कि क्यों न राजा रघुवंशी हत्याकांड की तरह ही अपने पति निषाद को केदारनाथ की वादियों में घुमाने ले जाए, तीर्थ स्थान पे दर्शन करने के लिए जाए और वहीं जाकर के इस निषाद का काम तमाम कर दे। इसलिए उसने कैप्टन निषाद को बताया भी था कि हनीमून के लिए वो केदारनाथ जाना चाहती है, लेकिन जब इसकी रवैये को देखते हुए निषाद को थोड़ा खटकता है कि ये आखिर ऐसा कर रही है तो कर क्यों रही है, क्योंकि वो शादी में भी बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, थोड़ी उखरी उखरी सी थी। उसके बाद निषाद जो है समझदारी से अपना स्वयं जो है परिचय देता है अपने समझदारी का और वो उस समय राजा रघुवंशी के हत्याकांड को काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये चर्चित हत्याकांड है तो इसकी भी जानकारी उसे थी, इस वजह से उसने हनीमून पे जाने के लिए केदारनाथ मना कर दिया था। अब जो ये राजा रघुवंशी हत्याकांड जो हुई थी वो देश प्रदेश की सुर्खियां बटोर रही है, इस वजह से सभी को इस बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी है और कैप्टन निषाद इसी वजह से मानता है कि उसने अपने आप को खुद को बचाया है, नहीं तो क्या पता अगली कहानी कैप्टन निषाद की भी राजा रघुवंशी की जैसी हो सकती। अब थाने के जो एसीपी साहब हैं, उनका नाम है कर्चना अरुण कुमार त्रिपाठी जी। इन्होंने मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए तमाम कानूनी प्रक्रिया जो इसके एफआईआर दर्ज जो कराई गई है इसके खिलाफ जो ली जा सकती है, कौन कौन इसमें दोषी हैं, किसने इसमें जो है 400 BC का एक मुकदमा जो दायर करवाया है लड़के वालों ने, कैप्टन निषाद के घर वालों ने, तो ये तमाम जो तफ्तीश है वो की जा रही है, तमाम कानूनी प्रक्रिया जो है आगे और की जाएंगी। अभी काफ़ी सारी चीज़ें जांच का विषय है, लेकिन ये कहानी जब लोगों के सामने आती है, पहले तो राज्य और फिर प्रदेश के बाहर जब ये कहानी पहुंचती है तो तमाम सोशल मीडिया पे एक लहर दौड़ जाती है और ये कहानी वायरल होना शुरू हो जाती है। तो आज की कहानी यहीं तक थी, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। दोस्तों, आजकल की जो रिश्तेदारी, जो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज इस तरह से होती हैं, उसे निभाने की ज़रूरत हर किसी को, पति पत्नी को होती है, लेकिन शायद जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं इसके चक्कर में कई सारे रिश्ते बहुत ख़राब हो रहे हैं जो समाज के लिए एक बुरा संदेश भेजते हैं। लेकिन इन कहानियों को सुनकर आप ऐसी घटनाओं से बच के रहें, सचेत रहें। जैसे कि कैप्टन निषाद ने अपने सूझबूझ का परिचय दिया, उसने राजा रघुवंशी हत्याकांड को देखते हुए अपने आप को बचाया, तो आजकल जितना हो सके अपने आप को सावधान रखें, सचेत रहें और मेरी कहानी सुनाने का मकसद भी यही होता है। तो यदि आप ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना पूरा ध्यान रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।